Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। आज मैं मेरे YouTube चैनल में आपको रिसर्च पेपर के बारे में बताऊंगी कि कैसे रिसर्च पेपर लिखा जाता है। ठीक है, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। आज के टाइम में रिसर्च पेपर की जरूरत हर किसी को पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे आपका एपीआई स्कोर बढ़ता है। आप जितने रिसर्च पेपर लिखेंगे आपको उसका एपीआई स्कोर आपका बढ़ेगा। एक रिसर्च पेपर लिखने के आपको लिख के पब्लिश जब आप करवाते हैं तो आपका जो है 2 पॉइंट जो है एपीआई के हिसाब से इंक्रीज होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को आज के समय में रिसर्च पेपर की जरूरत पड़ती है। आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी होता है कि रिसर्च पेपर को लिखना और उसको पब्लिश करवाना रहता है। तो अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि रिसर्च पेपर को कैसे लिखा जाता है। इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है टॉपिक से, है ना। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है टॉपिक, कि टॉपिक का सिलेक्शन उसमें अच्छा होना चाहिए। अब टॉपिक सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है? आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस टॉपिक पे है, तो वही जो जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वही टॉपिक आपको लेना है। सपोज आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है, टॉपिक सिलेक्शन आप कॉमर्स के हो, मैनेजमेंट के हो या साइंस के हो, टॉपिक सिलेक्शन होना चाहिए जो लेटेस्ट में अभी चल रहा है। ठीक है, जो भी लेटेस्ट में अभी चीज चल रही है उससे रिलेटेड आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। मैं यूं नहीं बोल रही हूँ कि आप पुराना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका रिसर्च पेपर अच्छा नहीं होगा, लेकिन पब्लिकेशन के हिसाब से यदि देखा जाए तो यदि आप किसी रिसेंट टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसके अच्छे जर्नल में पब्लिश होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए टॉपिक सिलेक्शन कैसा लेना चाहिए जिसमें लोग भी इंटरेस्ट ले और आपका भी उसमें इंटरेस्ट हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है आपका रिसर्च पेपर का, कि सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक कैसा होना चाहिए, आपके और लोगों के दोनों के इंटरेस्ट। जो आपका पेपर पढ़ेगा तो वो क्यों पढ़ेगा, यदि उसको उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं आया तो वो आपका पेपर नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक कैसा होना चाहिए, जो आज के समय में अपडेटेड हो, पॉपुलर हो। ठीक है, उसके हिसाब से आप टॉपिक सिलेक्शन करें। अब टॉपिक सिलेक्शन तो आपका हो गया, उसके बाद में बात आती है कि कंटेंट कहाँ से लाए हम। ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन के बाद में मैं बात करती हूँ कंटेंट की, है ना। टॉपिक आपने यूज कर लिया, आप कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, जिसके भी आपने टॉपिक ले लिया कि अभी ये चल रहा था, तो आप कंटेंट कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, कंटेंट के लिए आप ये भी कर सकते हैं, आपके प्रोफेसर या टीचर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर और टीचर एक लिमिट तक ही आपकी हेल्प करेगा। वो आपको यूं बोल देगा ठीक है आपने ये टॉपिक लिया है, इट्स वेरी नाइस टॉपिक, लेकिन आपको कंटेंट के लिए आपको कुछ वेबसाइट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आज के समय में बहुत वेबसाइट्स है हमारी, जैसे कि गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, गूगल बुक, ठीक है, शोध गंगा, ये आपकी कुछ, इसके अलावा और भी आपकी वेबसाइट्स है, ये आपकी कुछ बेसिक मेन वेबसाइट्स है, गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, गूगल बुक्स और शोध गंगा, जिनपे आपके बहुत सारे मतलब लोगों के आर्टिकल्स और पेपर जो है अपलोड होते हैं। आप उनपे जाएं। ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा, और इस पे आप टाइप करें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है क्या उस पे कुछ काम हुआ है ना। अगर वो आप टाइप करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके टॉपिक से रिलेटेड वहां मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट के लिए मैं बोल रही हूँ, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। मैंने आपको वेबसाइट बताया, आपने शोध गंगा में टाइप कर दी, आपका टॉपिक आ गया, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। ठीक है, इस रिसर्च का मीनिंग होता है आपको खुद को रिसर्च, यानी सर्च को आपको करना है रिसर्च। ठीक है, तो आप इस
वेबसाइट से आपका कंटेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कंटेंट उसमें से पढ़ लिया है, देख लिया है, कंटेंट पढ़ने का मीनिंग भी क्या होता है, किस टाइप से आपको पढ़ना है, कि जो भी आपने टॉपिक लिया है उसमें पहले कितना वर्क हो चुका है, पहले जितना भी काम उसके अंदर हुआ है वो आपको देखना है कि मैंने ये टॉपिक लिया है, इसमें इतना काम हो चुका है। फिर आगे उसके बढ़ के देखना है क्या ये प्रोग्रेस में था, ठीक है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। अब जैसे कि आप कोई 1985 का रिसर्च पेपर आपने उठा लिया, ठीक है, उस समय उस पे क्या काम हुआ है, ये आपका बेस पेपर होगा। मतलब बेस पेपर का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस पेपर मतलब जो सबसे पहले आपने किस पेपर से उस चीज को उठाई है, आपको वो आपका बेस पेपर कहलाता है। आप बेस पेपर को हमेशा अपने साथ में लेके चलेंगे कि मैंने ये टॉपिक सिलेक्शन जो मैंने किया था उसको आगे बढ़ाने में मेरा ये जो बेस पेपर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बेस पेपर के बाद में हम उसमें जो भी वर्क हुआ है वो सारा रीड आउट करेंगे। ठीक है, एक के बाद एक ईयरली हम उसको रीड आउट करेंगे और रिसेंटली जो आपका उसमें वर्क हुआ है वहां तक आके आप उसको देखेंगे। मान लो आपने 24 या 25 तक के पेपर्स उसमें देखे, ठीक है, तो ये जो पेपर्स का आप जो पूरा रिव्यू करेंगे इसको आप क्या बोलते हैं, रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर, ये पार्ट रिव्यू लिटरेचर कहलाता है, जहां से आप बेस पेपर से अभी तक जितने भी पेपर्स या जो भी वर्क डन हुआ है उस पर जो नजर मारते हैं, उसकी जो एनालिसिस करते हैं उसको ही आप रिव्यू लिटरेचर कहते हैं। किसी भी रिसर्च का, थीसिस का या रिसर्च पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर करने से ही आपको उसके बीच की रिसर्च गैप का पता चलता है कि पहले जो काम हुआ और अभी जो काम हुआ उनके बीच का जो ब्रिज है वही आपको पता करना रहता है। इट मीन्स आपको रिसर्च गैप पता करनी रहती है। क्या पता करनी रहती है आपको, रिसर्च गैप। ठीक है, तो ये सब आपके कंटेंट के अंदर आएगा, यहां से आपको कंटेंट मिलेगा आपको आपके रिसर्च पेपर का। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च पेपर का कंटेंट किस तरह से आपको निकालना रहता है। अब इसका फॉर्मेट किस टाइप से रहता है रिसर्च पेपर का, है ना। तो रिसर्च पेपर के फॉर्मेट में सबसे पहले तो आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट यानी होती है समरी। मतलब जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपने रिसर्च पेपर में लिखा है उसको एक समरी के फॉर्म में आपको शुरुआत में बताना पड़ता है। ये 200 वर्ड से 300 वर्ड तक रहता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट रहता है ये 200 से 300 वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, कितने शब्द का रहता है ये, 200 to 300 वर्ड्स। ये आपकी रिसर्च की बेसिक जो होती है समरी है ये। ठीक है, कि आपने आपके पेपर में क्या चीज लेके चलिए आप उसको शॉर्ट में बता देते हैं। उसके बाद में आता है रिसर्च पेपर के अंदर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, आप बता देंगे कि ये फलाना टॉपिक है, इसको इसके थ्रू लिया गया है, इसकी ये मेन डेफिनेशन होती है, उसमें जो बेसिक डेफिनेशन से बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इसका रिव्यू लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू जो मैंने अभी आपको बताया मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिसर्च या पेपर का, रिव्यू लिटरेचर। आप रिव्यू करेंगे, रिव्यू वही जैसे कि बेस पेपर से अभी तक का पूरा जो काम है वो आप उसमें मेंशन करते हैं कि हाँ 1985 में ये हुआ, 1986 में इस पे ये काम किया गया, 87 में ये काम किया गया, देन उस पे 89 पे ये। तो ये आपका पूरा रिव्यू लिटरेचर चलता है ईयर वाइज की इस पे ये काम हुआ है। और यहाँ पुराने काम से मतलब ओल्ड वर्क से लेके अभी तक जो भी काम हुआ है उसके बीच का जो ब्रिज है, रिसर्च गैप आपका फाइंड करना उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये आपका रिव्यू लिटरेचर में आता है। इसके बाद में होती है आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च
मैथडोलॉजी। ठीक है, तो रिसर्च मैथडोलॉजी जो भी आप मेथड उसमें लगा रहे हैं, जो भी आप उसके अंदर मेथड्स यूज कर रहे हैं, वो आपकी सारी रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद में आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। बिना ऑब्जेक्टिव्स के ना कोई थीसिस बनती है, ना कोई रिसर्च पेपर क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपको आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया है, मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, ये सब आपके ये दोनों क्वेश्चन का जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद में इसका 6 पॉइंट होता है मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी। अब आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, समरी में आपने शॉर्ट वे में बता दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया, रिव्यू लिटरेचर ले लिया, रिसर्च मैथडोलॉजी ले लिया, ऑब्जेक्टिव्स आपने बता दिए। अब मेन बॉडी में आप क्या करेंगे, सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो भी आपने शॉर्ट में अभी तक समझाया है उसको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में आप उसमें मेंशन करेंगे, वो मेन बॉडी रहेगी। फिर उसके बाद में आपका 7 जो होता है वो एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब जो भी आप फॉर्मूले हैं, जो भी चार्ट्स हैं, आप जो भी टेबल्स हैं जो आप यूज करना चाहते हैं, वो इस एनालिसिस वाले पार्ट में आप यूज करेंगे। ठीक है, देन एनालिसिस के बाद में आपका लास्ट पॉइंट जो है वो है कंक्लूजन, है ना। अब आपने इतना सब किया, आपने उसकी एनालिसिस करी, आपने ऑब्जेक्टिव्स आपके जो थे उनको आपकी हाइपोथेसिस लगाई है, उसके बाद में आपका कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा, कुछ कंक्लूजन निकलेगा। वो जो कंक्लूजन वाला हिस्सा है वो आपका इस कंक्लूजन वाले पार्ट में जाता है। इसके बाद में आते हैं इसका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आपने किन किन पेपर की हेल्प ली है। ठीक है, वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है और वही का साइटेशन भी करना पड़ता है। आप जब भी रिसर्च पेपर या थीसिस लिख रहे हैं तो आप जिन भी रिसर्च पेपर्स को पढ़ रहे हैं आप उनको यहाँ पर रेफरेंस में मेंशन करना रहता है आपको। ठीक है, तो ये पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने लिखा है कि रिसर्च पेपर को कैसे बनाया जाता है, उसका एक फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट ही आपका फॉलो होता है। ज्यादातर रिसर्च पेपर में यही फॉर्मेट आपके फॉलो होते हैं। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।